वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत कोलाइडल सॉल्यूशंस को पढ़ रहे थे और कोलाइडल सॉल्यूशंस में मैंने आपको पिछले कई क्लासेस में कोलाइडों के निर्माण की विधियों के बारे में बता दिया था। कोलाइडी विलयन के निर्माण की हमारे पास कुल 3 विधियाँ थीं। उनमें हमने सबसे पहले परिक्षेपण विधि पढ़ा था, फिर हमने संघनन विधि पढ़ी थी और उसके बाद केमिकल प्रोसेस से भी हमने कोलाइडी विलयनों को बनाना सीखा था। कोलाइडी विलयन हमने विभिन्न विधियों से बनाए, कोलाइडी विलयन हमारे तैयार भी हुए। मगर अब समस्या ये आ गई कि जब हमने कोलाइडी विलयन बना लिए तो उन कोलाइडी विलयनों में छोटे छोटे कणों की इम्प्योरिटी आ गई, या जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्यों की क्या हो गई, अशुद्धि आ गई। ठीक है, जब हम बनाते हैं तो बनाने के दौरान इम्प्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। अब वो इम्प्योरिटीज़ किस तरह से कैसे डेवलप होती हैं ये आप बनाएंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। बट अभी आपकी जानकारी के लिए केवल इतना जानना पर्याप्त है कि हम कोलाइडी विलयनों को चाहे किसी भी विधि से बनाएं, चाहे परिक्षेपण विधि से बनाएं, चाहे संघनन विधि से बनाएं या फिर रासायनिक विधि से बनाएं, अगर हम कोलाइडी विलयनों को बनाते हैं तो कोलाइडी विलयन बनने के बाद उसमें विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ आ जाती हैं और इन अशुद्धियों के आने की वजह से हमारा जो कोलाइडी विलयन है वो स्टेबिलिटी उसकी घट जाती है, स्थायित्व वो उसका घट जाता है। विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ कोलाइडी विलयन के स्थायित्व को किस तरह से घटाती हैं ये टॉपिक में आगे पढ़ाऊंगा। बट अभी आप इतना समझें कि विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों से कोलाइडी विलयन की जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है, वह घट जाता है। हमारा टारगेट ये होता है कि हम इन विद्युत अपघट्य की जो अशुद्धियां हैं उन्हें अलग कर दें, और इनको अलग करेंगे तो हमारा कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाएगा। और कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की इसी विधि को हम बोलते हैं कोलाइडी विलयनों का शोधन। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, या जिसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडी विलयनों का जो शुद्धिकरण है वो कुल 3 तरीके से किया जाता है। पहला नाम है अपोहन, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस। दूसरा होता है वैद्युत अपोहन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। और तीसरा होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन, या जिसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म फिल्टरन। यहाँ पर हम निस्यंदन की जगह पर एक नया शब्द यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म फिल्टरन। दोनों शब्द यूज़ होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इन 3 विधियों से हम कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करते हैं और ये तीनों विधियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 2 नंबर के शॉर्ट नोट में आप सभी लोगों में के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपोहन की, या जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। आप सभी लोगों ने एक चीज़ और भी पढ़ी है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट पेपर के आर पार नहीं निकल पाते, या कहें तो जंतु झिल्ली के आर पार नहीं निकल पाते। और जो उससे छोटे कण होते हैं, मतलब जो क्रिस्टलाभ के कण होते हैं या जिनका आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, वो आर पार निकल जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, हमने एक कोलाइडी विलयन बनाया, उस कोलाइडी विलयन में जो कण हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के हैं। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कोलाइडी विलयन बनाएं तो हमारे साथ कोलाइडी विलयन बनाने के दौरान कुछ ऐसे कण आ सकते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा हो, या जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अशुद्धियाँ तो दोनों तरह की हो सकती हैं। तो 1000 नैनोमीटर से बड़े के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रख दोगे तो वो खुद ब खुद ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जैसे नदी का जो पानी है, आप ऐसा देखो तो धुंधला होता है, उसमें धूल मिट्टी के कण तैरते दिखते हैं, मगर जब आप रख देते हो तो वही कण नीचे सेडिमेंट कर जाते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रक्रिया यहाँ पर है कि अगर मान लो कि कोलाइडी विलयन हमने बनाया और उस कोलाइडी विलयन में हमारे ऐसे कण डेवलप हो गए जिसका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा था, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं करना है, केवल नॉर्मली आप रखोगे तो 1000 नैनोमीटर आकार के जो कण हैं, बड़े आकार के जो कण हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। मगर जो कण छोटे हैं, उन कणों को छोटे हैं उनको अलग करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत है कि उनको अलग किया जाए। तो अलग करने के लिए हम जिस सिद्धांत का उपयोग करते हैं वह सिद्धांत क्या होता है
कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली के या जंतु झिल्ली के आर पार नहीं निकल पाते, किंतु जो उससे छोटे आकार के कण होते हैं या जो क्रिस्टलाभ के कण होते हैं या जो विद्युत अपघट्य के जो आयंस होते हैं वह जंतु झिल्ली के या पार्चमेंट पेपर के आर पार निकल जाते हैं। तो इस सिद्धांत का हमने उपयोग किया। हमने एक पार्चमेंट से बना हुआ या पार्चमेंट से बना हुआ एक बैग ले लिया या थैला ले लिया, कहें तो जंतु झिल्ली से बना हुआ हमने एक थैला ले लिया। देखो ये जो बना हुआ है ये चीज़ बनी हुई है जंतु झिल्ली, जंतु झिल्ली से बना बैग, जंतु झिल्ली से बना हुआ हमने एक बैग ले लिया और उस बैग में हमने कोलाइडी विलयन बनाया, भरा हुआ है और ये कोलाइडी विलयन अशुद्ध है। इसमें जो काले काले कण दिख रहे हैं ये हैं कोलाइडी कण, कोलाइडी कण। इनका आकार है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर और जो रेड पार्टिकल हैं यह हैं वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ। तो आपने क्या सीखा कि हमने पार्चमेंट या जंतु झिल्ली से बना हुआ एक बैग लिया, उसमें हमने अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर दिया और इस बैग को एक स्टैंड पर कस दिया और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने एक बीकर या एक पात्र में जो जिसमें जल भरा हुआ था, ये जो नीले आकार का जो है यह जल भरा हुआ है, जल से भरे हुए एक पात्र में उसको डुबो दिया। जल हम लगातार ऊपर से गिरा रहे हैं, ये नल है या जिसको कहो सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ से ऊपर से हम ये पानी लगातार इसमें गिरा रहे हैं और यहाँ से जो पानी है वो निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है। तो इसको क्यों किया, जिससे वाटर का फ्लो बना रहे, लगातार वाटर का क्या होता है फ्लो बनाए रखते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो छोटे आकार के कण हैं ये तो पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली से आर पार निकल जाते हैं, निकल गए, मगर जो कोलाइडी कण है वो उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो आप खुद से सोचो, कोलाइडी विलयन अंदर शुद्ध हो गया और उसमें जो भी छोटे कण की अशुद्धियाँ थी वो बाहर निकल गई और इस विधि को हम क्या बोलते हैं, अपोहन विधि। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, आप भाषा में क्या लिखोगे कि कोलाइडी विलयनों को किसी भी विधि से तैयार किया जाए। किसी भी विधि से तैयार करने का मतलब है कोलाइडी विलयनों को चाहे तो परिक्षेपण विधि से अथवा संघनन विधि से अथवा रासायनिक विधि से जब तैयार किया जाता है तो उसमें कई विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ कोलाइडी विलयनों को अस्थायी बनाती हैं, जिस कारण यह आवश्यक होता है कि हम कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करें। कोलाइडी विलयनों को निम्नलिखित 3 विधियों से शुद्ध किया जाता है। नंबर 1 अपोहन या जिसको बोलते हैं डायलिसिस, नंबर 2 वैद्युत अपोहन और नंबर 3 होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन या फिल्टर, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपोहन की, तो इसमें आप लिखोगे अपोहन विधि द्वारा हम कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करते हैं। इस विधि में जंतु झिल्ली अथवा पार्चमेंट से बना हुआ एक थैला लेते हैं जिसमें हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। इस झिल्ली को बांधकर स्टैंड से कस देते हैं तथा इसे जल से भरे हुए एक पात्र में डुबो देते हैं। इस पात्र में जल का प्रवाह लगातार बनाए रखते हैं। जो भी इसमें क्रिस्टलाभ की अशुद्धियाँ होती हैं या जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ होती हैं वह पार्चमेंट झिल्ली से आर पार निकलकर जल के साथ बहकर चली जाती है और कोलाइडी विलयन उस झिल्ली में शेष रह जाता है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से हमें कोलाइडी विलयन शुद्ध प्राप्त हो जाता है। और इस विधि को हम बोलते हैं अपोहन विधि या डायलिसिस विधि। और इस चित्र को आप बना दोगे। ये जो विधि है इस विधि में टाइम ज़्यादा लगता है। इस विधि में हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। तो कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की ये जो विधि है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि ये विधि तो हमारी अच्छी है मगर इसमें समय कम लगे, और जब हम समय को कम करना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो अशुद्धियाँ है ये जल्दी जल्दी बाहर निकलें। और जल्दी जल्दी अगर अशुद्धियों को हम बाहर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में ये प्रोसेस करते हैं। मतलब यही पूरा का पूरा चित्र फिर से बन जाएगा। केवल यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लग जाएगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड लग जाएगा। इस इलेक्ट्रोड में हम बैटरी के धन सिरे से संपर्क करेंगे और इस इलेक्ट्रोड का संपर्क हम बैटरी के ऋण सिरे से करेंगे। ये क्या चीज़ हो गई, इलेक्ट्रोड। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड।
और इलेक्ट्रोड में जो ऋण सिरा होता है उसको कहते हैं कैथोड, और जो धन सिरा होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। तो हमने अपोहन की ही प्रक्रिया करी है, मगर अपोहन की प्रक्रिया को हमने किसके बीच में किया है? इलेक्ट्रोडों के बीच में किया है। इलेक्ट्रोडों के बीच में करने से क्या होगा कि अगर मान लो ये जो छोटे छोटे कण हैं, विद्युत अपघट्य के कण हैं, अगर वह ऋण आवेशित हैं तो वो कण धन प्लेट की तरफ फटाफट भागेंगे, और अगर वो धनावेशित हैं तो वो ऋण प्लेट की तरफ फटाफट भागेंगे। तो विद्युत अपघट्य के कणों को निकलने में टाइम लग रहा था पहले, मगर जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो जो विद्युत अपघट्य के कण थे, जो आयनिक कण थे, वह फटाफट इलेक्ट्रोडों की तरफ आकर्षित होने लगे, फटाफट विलयन को छोड़कर बाहर निकलने लगे, और यह प्रक्रिया थोड़ी जल्दी होने लगती है। तो हमने देखा कि अगर हम विद्युत क्षेत्र में अपोहन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, या जिसको हम बोलते हैं वैद्युत अपोहन। तो अपोहन की ही प्रक्रिया है पूरी की पूरी, मगर हमने इसको विद्युत क्षेत्र में कराया। क्यों कराया? क्योंकि विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ थीं, और विद्युत अपघट्य की अधिकांश अशुद्धियाँ आयनिक प्रवृत्ति की होती हैं, डिफरेंट आयन्स मौजूद होते हैं, और विद्युत क्षेत्र में अगर हम अपोहन की प्रक्रिया कराएं तो जो आयनिक अशुद्धियाँ हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी और फटाफट विलयन को छोड़ देंगी, और इस तरह से हमारा कोलाइडी विलयन थोड़ा जल्दी शुद्ध हो जाएगा। इस तरह से विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी विलयनों के अपोहन की जो प्रक्रिया अगर हम कराते हैं तो इस प्रक्रिया का नया नाम होकर के वैद्युत अपोहन कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये हमारी दूसरी विधि थी, दोनों ही पूछी गई है, अपोहन भी और वैद्युत अपोहन भी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि का नाम है अति सूक्ष्म फिल्टरन या अति सूक्ष्म निस्यंदन, या जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो, आप सभी लोगों ने फिल्टर पेपर देखा होगा। आप फिल्टर पेपर को देखो, फिल्टर पेपर में वैसे तो छिद्र दिखते नहीं है। जैसे मान लो कोई एक भी शर्ट आप लोग पहने हुए हैं, उस शर्ट को थोड़ा देखो तो आप देखोगे उसमें छेद तो दिखेंगे नहीं, मगर थोड़ा सा शर्ट को आप बारीकी से देखोगे तो उसमें धागों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दिखेगा। मतलब क्या ना, कपड़े में भी थोड़े थोड़े छेद होते हैं। उसी तरह से जो फिल्टर पेपर होता है उसमें भी थोड़े छोटे छिद्र होते हैं। वो आपको नेकेड आइज से तो नहीं दिखते हैं, मगर हाँ उसमें थोड़े थोड़े से छिद्र होते हैं। आप ऐसा करो, फिल्टर पेपर लो, उसमें से पानी डालो, आर पार निकल जाता है। तो आप देखोगे यार फिल्टर से आर पार पानी कैसे निकल रहा है, निश्चित रूप से उसमें छिद्र तो होंगे ही, तभी तो वो आर पार पानी निकल रहा है। तो आपने क्या किया, फिल्टर पेपर लिया और उस फिल्टर पेपर से आपने कोलाइडी विलयन को गुजारा, कोलाइडी विलयन को डाला। तो हम क्या देखते हैं कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो फिल्टर पेपर के आर पार नहीं निकल पाते। कोलाइडी कण, ध्यान से समझिएगा, कोलाइडी कण आर पार नहीं निकल पाते हैं फिल्टर पेपर के। और हम यही तो टारगेट है, हम तो यही तो चाहते हैं कि जो कोलाइडी, सॉरी गलत बोल गया मैं, वो जो फिल्टर पेपर होता है उससे हमारा जो कोलाइडी कण भी आर पार निकल जाते हैं, और जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य के जो अशुद्धियां हैं वो भी आर पार निकल जाती हैं। मतलब कहने का ये है कि ये हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, ये हमारे पास है फ़िल्टर पेपर। इसमें है छोटे छोटे छिद्र, और इन छिद्रों से कोलाइडल पार्टिकल और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं अशुद्धियाँ, दोनों चीज़ें हैं ना, कोलाइडी विलयन में दोनों चीज़ें होती हैं, ये दोनों ही आर पार निकल जाती हैं। कोलाइडी पार्टिकल भी आर पार निकल गए और अशुद्धियाँ भी आर पार निकल जाती हैं। और हमें क्या काम करना है, हमें विलयन को क्या करना है, शुद्ध करना है। और विलयन को शुद्ध करने के लिए हम केवल टारगेट इतना रखते हैं कि अशुद्धियाँ आर पार निकलें और जो कोलाइडल पार्टिकल है वो आर पार ना निकलें। तो हम क्या करते हैं, इन छिद्रों का आकार नो डाउट बड़ा होगा। भाई छिद्रों का आकार बड़ा होगा तभी तो कोलाइडल पार्टिकल निकल जा रहे हैं। बताओ कोलाइडल पार्टिकल का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो कोलाइडल पार्टिकल अगर आर पार निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से इन छिद्रों का आकार बड़ा होगा, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में कहीं रहा होगा, तभी तो कोलाइडल पार्टिकल आर पार निकल जा रहे हैं। छोटे छोटे कण तो निकल ही जाएंगे, जब कोलाइडल कण निकल जाएंगे तो छोटे छोटे कण भी निकल जाएंगे। तो हमारा टारगेट केवल इतना सा है कि जो फिल्टर पेपर है जिसमें जो छिद्रों का आकार थोड़ा सा बड़ा है, उन छिद्रों के आकार को हम क्या करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। अब छिद्रों का आकार छोटा कैसे होगा, तो हमने क्या किया, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर था, जो साधारण फिल्टर पेपर था, उस फिल्टर पेपर को हमने एक विलयन में डुबो दिया। और वो जो विलयन होता है वो होता है किसका विलयन, कोलोडियन का। कोलोडियन का हमने विलयन ले लिया, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, हम किया कोलोडियन का एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कोलोडियन का विलयन लिया। अब आप बोलोगे कोलोडियन का विलयन क्या होता है। देखो कोलोडियन का विलयन है, देखो ये होता है एल्कोहल
एवं ईथर, एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेलुलोज का विलयन। इस विलयन को किस नाम से जाना जाता है? कोलोडियन सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सेलुलोज जो है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जो पेड़ पौधों से मिल रहा है उसका नाम है सेलुलोज। आपने सुना भी होगा सेलुलोज, बहुत सारा नाम। तो वही सेलुलोज जो है, उस सेलुलोज का नाइट्रो डेरिवेटिव बनाएंगे, उसमें सेलुलोज में कुछ H हटा करके नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो सेलुलोज। इस नाइट्रो सेलुलोज को हम एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में घोल देते हैं। घोलने के बाद जो विलयन बनता है उसको हम बोलते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन। अब उस कोलोडियन सॉल्यूशन में हमने क्या काम किया? फिल्टर पेपर को डुबो दिया, तो कोलोडियन सॉल्यूशन उस फिल्टर पेपर में भर गया। भरने के बाद अब हमने क्या किया? उस फिल्टर पेपर को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद उसको सूखने के लिए रख दिया, वायु में अलग अलग टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया। पता चला वो 10-5 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे में वो सूख गया। अब सूखने पर हुआ क्या कि जो छिद्र थे उसमें क्या भर गया? कोलोडियन का सॉल्यूशन भर गया। ये जो 4% नाइट्रोसेलुलोज के जो कण थे ये उन छिद्रों में भर गए। तो भरने से क्या हुआ? जो छिद्र पहले बड़े बड़े थे, अब उनमें जब नाइट्रोसेलुलोज का कण घुस गया तो वो क्या हो जाएगा? छिद्र कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और इतना छोटा हो जाएगा कि अब कोलाइडल पार्टिकल आर पार नहीं जा पाएंगे। अब केवल क्रिस्टलाभ की अशुद्धियाँ, जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ हैं, केवल वही आर पार निकल पाएंगी। इस तरह से जो हमारा नया फिल्टर पेपर तैयार हुआ उसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जिसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर। ध्यान से समझना। एक है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उसको हमने 4% या कहो कि कोलोडियन सॉल्यूशन में डुबो दिया, और डुबोने के बाद सुखा लिया। सुखाने पर जो हमको मिला उसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर। और उस अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर को बनाने के बाद अब हम उसको कीप में लगाते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं? अशुद्ध कोलाइडी विलयन डाल देते हैं। तो जितनी भी क्रिस्टलाभ की आयनिक अशुद्धियाँ हैं वो फिल्टर पेपर के तो आर पार निकल जाती हैं, मगर जो कोलाइडल कण होते हैं वह आर पार नहीं निकल पाते। और इस तरह से अगर हम कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करते हैं तो इस शोधन की विधि को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या जिसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टर। तो आपने कोलाइडी विलयनों के शोधन की इन तीनों विधियों को पढ़ लिया। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पूछी जाती हैं। आप ध्यान से इन विधियों को लिख लीजिएगा, एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है, और थोड़ा बुक की हेल्प लेकर के आप अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे कोलाइडी विलयनों के शोधन की विधियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम जिस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा कोलाइडी विलयनों के गुण। अब देखो यहाँ पे कोलाइडी विलयनों के लगभग हमें 10 गुण पढ़ने हैं, और हम हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि 2 गुणों को कवर करें, क्योंकि बड़े बड़े गुण हैं, इंटरेस्टिंग गुण हैं, और कुछ एक में 3-4 गुण भी एक साथ आ जाएंगे, और कुछ एक वीडियो ऐसे भी होंगे जिसमें एक एक गुण को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ये बहुत अच्छे गुण हैं, और गुणों को पढ़ने के बाद हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और तब जाकर के हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम है कोलाइडी विलयनों को कंप्लीट होने में। बस आप लोग रेगुलरिटी मत तोड़िए, और जो भी मेरी लाइव क्लासेस है, देखो लाइव क्लासेस का जो मैसेज है वो कम्युनिटी सेक्शन में मैं डाल देता हूँ करीब 12 से 14 घंटे पहले। आप सभी लोग केवल इतना सा काम करिए कि जिस समय लाइव क्लास रहती है उस लाइव क्लास को आप प्रॉपर तरीके से अटेंड किया करें। अगर मान लो कोई बच्चा छूट जाता है, लाइव क्लास लाइव के टाइम नहीं अटेंड कर पाता है, तो ये स्क्रीन पर चलती रहती है। आप जितने भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, लाइव क्लास का मैसेज उनके पास पहुंचता है। मैसेज अगर नहीं पहुंचता है तो आप बेल आइकन को दबाइएगा, और उसके ऊपर 3 बेल बनी आएंगी, उसमें जो ऊपर वाली बेल है उसको दबाइएगा, तो आपके पास मैसेज पहुंचने लगेंगे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास मैसेज जाएगा, उस मैसेज को आप क्लिक कर लीजिएगा तो वो आपको वीडियो दिखाई देगा। अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो वो वीडियो एज़ यूजुअल आपको बाद में दिखाई दे जाएगा, आप उसको देख लीजिए। एक लाइव चैट का ऑप्शन भी रहता है, उस चैट ऑप्शन पर जाकर आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। थोड़ा सा अभी हर क्वेश्चन का आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट धीमे धीमे जैसे जैसे स्क्रीन में बड़ी अपने सामने रख लूँगा तो फिर मैं आपके हर क्वेश्चंस को आंसर देता जाऊँगा। जो हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास में मैं
हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक के समरी को डिस्कस करूंगा। कुछ एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हों उन डाउट्स को आप पूछ लें, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता जाएगा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के ठीक बाद हम फिर ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जब हम ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? पिछली ऑर्गेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप साथ में रिवीजन करते चले, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए, लाइक कमेंट किया करिए। थैंक यू वेरी मच।